चलिए सीधे शुरुआत करते हैं भारत के इस बेहद खास और गहरे इतिहास के सफर की। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये पूरे 9000 साल का सफर है। बिल्कुल शुरुआती सभ्यता की नींव से लेकर उन महान क्रांतिकारियों के उग्र प्रतिरोध तक, जिन्होंने इस देश की तस्वीर बदल दी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, वो सभ्यता जिसने पूरी दुनिया को पहले सुनियोजित और वेल प्लान्ड शहर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों साल बाद उसी भूमि को अपने ही अस्तित्व और आज़ादी के लिए इतना भीषण संघर्ष करना पड़ा? जिस जमीन पर कभी अथाह संपत्ति और असीम शांति थी, वहां सदियों तक विदेशी प्रभुत्व कैसे कायम हो गया? यही तो आज की सबसे बड़ी पहेली है, जिसे हम सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे सभ्यता के उदय से, फिर स्वर्ण युग और विशाल साम्राज्यों की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे आक्रमणों का वो दौर, फिर ब्रिटिश राज, वहां से भड़की क्रांति की चिंगारी, और अंत में भगत सिंह का वो सर्वोच्च बलिदान। तो चलिए, सबसे पहले इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटते हैं और बात करते हैं सभ्यता के उदय की, यानी इस उपमहाद्वीप की असली जड़ों की। देखिए, अगर हम मेहरगढ़ जैसी शुरुआती बस्तियों को देखें तो हैरानी होती है। 9000 ईसा पूर्व में ये लोग सिर्फ खेती या ईंटों के घर ही नहीं बना रहे थे, बल्कि दांतों के इलाज यानी प्राचीन दंत चिकित्सा जैसे चमत्कार भी कर रहे थे। सच में। फिर यहीं से विकास होते होते हम पहुंचते हैं विशाल सिंधु घाटी सभ्यता तक, और फिर उन 16 महाजनपदों के उदय तक, जहां बौद्ध और जैन धर्म जैसे गहरे दर्शन दुनिया के सामने आए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पैमाना था ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा समाज जहां ग्रिड सिस्टम वाले शहर थे। सड़कें एकदम 90 डिग्री पर कटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। बेहतरीन जल निकासी, कवर्ड मैनहोल, मेसोपोटामिया तक चलने वाला समुद्री व्यापार, ये सब एक बहुत ही उन्नत और शांतिपूर्ण समाज की कहानी कहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनकी लिपि, एक ऐसा रहस्यमयी लिखावट का तरीका जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक पढ़ ही नहीं पाया है ना कमाल की बात? जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारत ने एक नया दौर देखा। एक ऐसा दौर जिसे हम स्वर्णयुग और साम्राज्यों का चरमोत्कर्ष कह सकते हैं। अब कई अलग अलग साम्राज्यों ने भारत की इस तस्वीर को आकार दिया। मौर्य साम्राज्य को ही ले लीजिए, खासकर सम्राट अशोक को, जिन्होंने पूरे भूभाग को एक किया और धम्म के जरिए शांति स्थापित की। फिर आए गुप्त, जिनके समय में विज्ञान और कला अपने चरम पर थे। दुनिया को शून्य और खगोल विज्ञान के गहरे सिद्धांत यहीं से मिले। मुगलों के दौर में हमने ताजमहल और लाल किले जैसी भव्य स्थापत्य कला देखी। और फिर मराठा साम्राज्य, जहां शिवाजी महाराज ने सिर्फ स्वशासन ही वापस नहीं लिया, बल्कि एक बेहद ताकतवर नौसेना भी खड़ी की। लेकिन इन सबके बीच एक और चीज थी जो सबसे अलग थी। दुनिया में बड़े युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही भारत ज्ञान का वैश्विक केंद्र बन चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो जरा सोचिए, 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और धर्मगंज नाम की एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी जहां कोरिया, चीन और तिब्बत तक से लोग पढ़ने आते थे। ज्ञान का ऐसा प्रवाह दुनिया में कहीं और था ही नहीं। पर कहते हैं ना कि जहां इतनी अथाह संपत्ति और शांति हो, वहां बाहरी नजरें खिंची आती हैं। और यहीं से शुरू हुआ आक्रमणों का युग। असल में हुआ क्या कि हमारे अपने क्षेत्रीय राजाओं के बीच की फूट ने विदेशियों को एक बड़ा मौका दे दिया। 712 ईस्वी में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो महमूद गजनवी के हमलों, फिर 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध और 1526 के पानीपत की युद्ध तक चलता रहा। इन क्रमिक लहरों ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। और इसी दौर में एक बहुत ही विनाशकारी घटना हुई। साल था 1193, जब बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के उसी महान केंद्र यानी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। जरा सोचिए, हजारों सालों का वैज्ञानिक, गणितीय और चिकित्सा अनुसंधान, वो लाखों किताबें, सब कुछ धुएं में उड़ गया। वो विशाल पुस्तकालय पूरे 3 महीने तक धू-धू कर जलता रहा। ये एक ऐसा सांस्कृतिक नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन हार मान लेना इस मिट्टी की फितरत नहीं थी। इन अशांत सदियों में भी प्रतिरोध की एक जबरदस्त भावना उभर कर आई। मेवाड़ के बप्पा रावल ने आक्रमणकारियों को वापस ईरान तक खदेड़ दिया। चित्तौड़गढ़ में 16,000 वीरांगनाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए जौहर किया। फिर हल्दी घाटी में अपने आदिवासी सहयोगियों के साथ महाराणा प्रताप का वो अदम्य साहस, या फिर औरंगजेब के सामने घुटने टेकने की बजाय संभाजी महाराज का वो सर्वोच्च बलिदान।
इन सब ने साबित कर दिया कि वो अपना सिर कटा सकते थे लेकिन झुका नहीं सकते थे। और फिर आक्रमणों का तरीका बदल गया। तलवारों की जगह ले ली व्यापार और कूटनीति ने। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश राज के उपनिवेशवाद और उस महान विद्रोह की। व्यापार करने आई एक ब्रिटिश कंपनी ने बहुत ही चालाकी से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। मीर जाफर जैसे लोगों के विश्वासघात का फायदा उठाकर उन्होंने 1757 का प्लासी का युद्ध जीता और सीधे बंगाल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो शुरू हुआ वो था भयानक आर्थिक शोषण। किसानों को जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया गया, यहां तक कि जो हमारे हुनरमंद बुनकर थे उनके अंगूठे तक कटवा दिए गए ताकि वो काम ना कर सकें। इस तरह एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निचोड़ लिया गया। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। इसी चरम आर्थिक और धार्मिक उत्पीड़न ने 1857 के उस स्मारकीय विद्रोह को जन्म दिया। बैरकपुर में मंगल पांडे ने जब उन दागी कारतूसों के खिलाफ बगावत की तो वो चिंगारी शोला बन गई। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने सीधे दिल्ली कूच कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों से तलवारें चलाते हुए लड़ना और तात्या टोपे का वो जबरदस्त गुरिल्ला युद्ध, इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि आज़ादी की लौ अब पूरे जनमानस में भड़क चुकी थी। समय बीता और 20वीं सदी के आते आते इस संघर्ष ने एक नया रूप ले लिया। ये वक्त था नए विचारों का और एक पूरे राष्ट्र के जागरण का। 13 अप्रैल 1919, इस तारीख को कोई कैसे भूल सकता है। जलियांवाला बाग में सैकड़ों निहत थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। पर इस नरसंहार का एक ऐसा असर हुआ जिसका अंदाजा शायद अंग्रेजों को भी नहीं था। उस भयानक घटना के बाद 12 साल का एक छोटा सा लड़का 12 मील पैदल चलकर उस बाग में पहुंचा। उसने वहां की खून से सनी मिट्टी उठाई और एक कसम खाई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह थे और उस एक कसम ने उनके पूरे छोटे से जीवन का मकसद तय कर दिया। अब ये वो दौर था जब देश एक वैचारिक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, बिल्कुल शांतिपूर्ण और सामूहिक बहिष्कार वाला। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद उसे अचानक रोक दिया गया तो युवाओं में एक बेचैनी सी आ गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का रुख किया। इनका रास्ता बिल्कुल अलग था। सशस्त्र प्रतिरोध, समाजवादी आदर्श और अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों का सीधा मुंहतोड़ जवाब। और इसी सीधे प्रतिरोध ने जन्म दिया हमारे इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक को, भगत सिंह का सर्वोच्च बलिदान। भगत सिंह की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी, उनका दिमाग भी किसी कुशल रणनीतिकार से कम नहीं था। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की, लेकिन उसके बाद 1929 में सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंके वो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे बल्कि सिर्फ धुआं करने वाले बम थे। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, उन्होंने खुद स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि वो अदालत के मुकदमों को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर सकें और पूरे देश की सोई हुई अंतरात्मा को जगा सकें। असेंबली में जब उन्होंने बम फेंके तो हवा में कुछ पर्चे भी उछाले और उन पर्चों पर जो लाइन लिखी थी वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। बहरों को सुनाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। ये एक लाइन उनकी पूरी रणनीति का सार थी। उनका मकसद मारना नहीं था बल्कि एक सोए हुए दमनकारी शासन के कानों के पर्दे फाड़ना और पूरे देश में आज़ादी की गूंज पैदा करना था। अब इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 116। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इतने ही दिनों तक भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में एक भीषण भूख हड़ताल की थी। 116 दिन, और ये सब अपने लिए नहीं बल्कि भारतीय कैदियों के बुनियादी मानवाधिकारों और समानता के लिए था। और फिर आता है ये अंक 23। महज 23 साल की एक बहुत ही छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनके होठों पर सिर्फ एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया ताकि हमारा कल आजाद हो सके। तो अंत में ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। एक 9000 साल पुरानी सभ्यता के खून और पसीने ने कैसे उस महान क्रांति की आग को जलाए रखा। इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े बड़े साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसी भूमि की असली आत्मा जो उसके युवाओं के बलिदानों से सींची जाती है वो कभी नहीं मरती। इसी जज्बे ने अंततः उस आज़ादी की नींव रखी जिसे आज हम जीते हैं। इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।